जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा है P Q से 6 गुना है, बताइए Q P से कितना प्रतिशत कम है। कहानी कुछ ऐसी है कि हमें इस बार आंसर देना है परसेंटेज में, इसलिए हमें जानने का बिल्कुल जरूरत ही नहीं है कि P और Q का रियल में वैल्यू है क्या, और साथ ही हमें चूंकि आंसर परसेंटेज में देना है और जो कहानी है वो रेशो से बिलोंग करती है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। यहां पर कह रहा है P Q से 6 गुना है। इसका मीन ये है जो Q है ना उससे P 6 गुना है, तो हम उस Q को मान लेते हैं 1 यूनिट, तो फिर P कितना हो गया, इसका 6 गुना मतलब 6। तो हमें पता चल गया P बाई Q का रेशो जो कि क्या है 6:1। ओके, फिर हमसे कहा जा रहा है कि Q P से कितने प्रतिशत कम है। आंसर हमें परसेंटेज में देना है और हम दे सकते हैं। कैसे, देखिए बोला जा रहा है Q P से कितने प्रतिशत कम है, तो सर यूनिट के बिहाफ पे देखा जाए तो कितना कम है, तो आप बोलेंगे 5 यूनिट का गैप है या 5 यूनिट कम है। सही है ना, दोनों के बीच में कितने यूनिट का गैप है, 5 का। अब ऐसे सोचो, कहा जा रहा है Q P से कितने प्रतिशत कम है, मतलब यहां पे कंपेयर हो रहा है दो लोगों के बीच में, P और Q के बीच में। और आप जानते हैं जब भी कंपेयर होता है तो ऊपर आता है डिफरेंस, तो P और Q के बीच जो भी वैल्यू है वो कितनी है 5, तो 5 किस से कंपेयर हो रहा है, Q P से कितने प्रतिशत कम है, तो किससे कंपेयर हो रहा है 6 से। तो बस, तो हम चूंकि परसेंटेज में आंसर देना है तो 100 के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो जस्ट इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 500/6 और इसको आप सॉल्व करेंगे तो होगा 83 1/3%। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा और इन क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करिएगा। फिर से कहना चाहूंगा, आंसर परसेंटेज में देना था, इसलिए P और Q का रियल में क्या वैल्यू है जानने की कोई जरूरत नहीं। और जब भी गुना या टाइम्स लिखा है तो अपनी वैल्यू को 1 माना करो, बहुत फास्ट तरीके से आप आंसर ला पाओगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं। फिर कहा जा रहा है लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहानी कुछ ऐसी है कि किसी स्कूल के अंदर 60% है बॉयज, तो 60% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप बोलेंगे ये होगी 6/10 या फिर 3/5। ओके, मतलब ये है कि टोटल स्टूडेंट कितने, टोटल स्टूडेंट वो है सर 5 यूनिट और उसमें से 3 यूनिट कौन है, तो आप बोलेंगे वो बॉयज है, लड़के। तो सिंपल सी बात है, 5 यूनिट यदि टोटल बच्चे हैं जिसमें से 3 यूनिट बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी है, तो आप कहेंगे 2 यूनिट। और असली में ये गर्ल्स है कितनी, तो आप बोलेंगे क्वेश्चन में मेंशन है 972। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालना चाहें तो जस्ट इसको हाफ कर देंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है 486। राइट, अब इसके बाद बोला जा रहा है लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई लड़के हैं कितने, 3 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 486, तो हमें 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो जस्ट हम इंटू कर देंगे 486 इंटू 3, तो यह आ जाएगा 6 तिया 18, 1 8 तिया 24 और 1 25, 2 4 तिया 12 और 2 14, 1458 टोटल बॉयज हैं उस स्कूल के अंदर। ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चन जो हैं कंपेयर पे बेस्ड हैं, पर हम इनको यूनिट फॉर्म में भी बनाकर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये भी एक रेशियो का टाइप है और एग्जाम में काफी जगह देखा गया है। इसको कैसे सॉल्व करना है हम समझते हैं। यहां पर लिखा है a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/5, मतलब ये चीज आपको दी जाएगी क्वेश्चन के अंदर, है ना। आपको फाइंड आउट करना होगा a/b/c। कैसे करेंगे, देखिए हमेशा जब भी आपको जो चीज निकालनी है, जो है a, b और c, वो चीज ऊपर दे रखी है, ठीक है, और बीच में इक्वल है, और इस बार जो नंबर है वो सर नीचे दे रखे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा आपका आंसर क्या होगा, जिसके नीचे जो नंबर लिखा है वही उसका आंसर है। जैसे कि a, तो a ये लिखा है, इसके नीचे क्या लिखा है 2, तो बस a की वैल्यू आ जाएगी 2। b के नीचे क्या लिखा है 3, तो ये 3 आ जाएगी। और जैसे यहां पे लिखा है c और c यहां लिखा है, c के नीचे क्या है 5, तो बस ये 5 आ जाएगा और आंसर हो जाएगा अपना 2:3:5। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ऐसा लिखा है x/5 इक्वल टू z/2 इक्वल टू y/7, और मैं आपसे कहूं कि मुझे x/z/y बताएं, तो आप जानते हैं x के नीचे क्या है 5, z के नीचे क्या है 2 और y के नीचे क्या है 7।
जस्ट यही अपना फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। ऐसे ढेरों क्वेश्चन हैं जो आपको सीखना होंगे, राइट? उनके साथ बने रहिए और चीजों को सीखते रहिए। ये क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। ये क्वेश्चन बहुत बार सीजीएल मेंस में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है सिर्फ लैंग्वेज, और यदि इस लैंग्वेज को आप बहुत अच्छे से समझ गए तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको हम समझ नहीं सकते, राइट? आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें क्या होने लग रहा है या एग्जामिनर ने इस लैंग्वेज में क्या कहना चाहा है उस बात को समझ रहे होंगे, और लास्ट में जाके इसका वो सॉल्यूशन हम देखेंगे जो हमको पेपर हॉल में करके आना है। आइए सबसे पहले, जैसे कि इस लैंग्वेज में लिखा है, ए व बी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ए ने 25,000 व बी ने 35,000 रुपए लगाए और निर्णय लिया कि लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। कहानी कुछ ऐसी है, स्टार्टिंग में एक बिजनेस में दो लोग आए हैं जिनका नाम है ए और बी। ए लाया है घर से 25,000 रुपए और बी घर से लेके आया है 35,000 रुपए, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी इनको प्रॉफिट होगा उसको ये जो इनका कैपिटल का रेशियो है इसी में ये लोग डिवाइड कर लेंगे, ठीक? फिर आगे लिखा है, परंतु सी ने एक शर्त पे व्यापार में हिस्सा लिया कि वे लाभ को 1:1:1 के अनुपात में बांटेंगे। ओके, इस बीच में जब इनका बिजनेस चल रहा था, इस बीच में सी नाम का एक व्यक्ति आया जिसने कहा कि मैं पार्टिसिपेट तो कर रहा हूं आपके साथ, बट जो भी प्रॉफिट निकलेगा उसको हम बराबर मतलब 1:1:1 के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इसके लिए सी ने ए और बी को 2,20,000 रुपए दिए। ओके, ज्ञात करो कि ए व बी ने इस राशि को किस अनुपात में बांटा। ओके, देखिए बहुत सिंपल कहानी है और बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बस थोड़ी सी स्टोरी चूंकि बड़ी है इसलिए थोड़ा सा आपको डर लग रहा होगा, जबकि इसको समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो आप ऐसे सोचिए कि ए और बी घर से पैसा कितना लाए हैं, तो आप कहेंगे कि सर ये लाया है 25,000 और ये लेके आया है 35,000। ओके, मतलब सही मायने में ये कैपिटल किस रेशो में लाए हैं, तो आप बोलेंगे 5:7, या फिर इनकी कैपिटल का जो रेशो है किसकी, ए और बी की, है ना, कैपिटल का रेशो वो क्या आने लग रहा है 5:7। ओके, अब इन्होंने डिसाइड किया था कि जो भी प्रॉफिट होगा इस बिजनेस में उसको हम इस कैपिटल के रेशो में डिवाइड कर लेंगे। मान लीजिए 2 मिनट के लिए इन लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा 5 और 7 मिलके होता है 12 रुपए। 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो ये 12 रुपए में से 5 रुपए ले जाएगा ए, और जो 7 रुपए होंगे वो ले जाएगा कौन, बी, क्योंकि यही डिसाइड हुआ था कि जो कैपिटल का रेशियो होगा, जो पूंजी का अनुपात होगा, उसी अनुपात में हम अपने लाभ को या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, पक्की बात। पर इस बीच में आया एक सी और उसने कहा कि नहीं, जो डिस्ट्रीब्यूशन होना वो होगा 1:1:1 में, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बराबर रेशियो में। तो इसका मीन आप समझो, मतलब यदि हम मान रहे हैं कि प्रॉफिट 12 रुपए का है तो 5 रुपए ये और 7 रुपए ये तब ले जाता जब सी नहीं आता, पर आज चूंकि सी इन्वॉल्व है इसलिए 12 रुपए के इस भाग में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो 12 का मतलब समझ रहे हैं ना आप, 3 बराबर भाग में लाना है, तो 4 कर दे अपन, तो 3 बराबर भाग बन जाएंगे और रेशो भी यही बन जाएगा। इसको काटोगे तो 1:1:1 ही आ जाएगा, मतलब 12 रुपए को अब ये आपस में कितने कितने बांटेंगे, 4 रुपए 4 रुपए और 4 रुपए। तो आप सोचिए पहले 12 रुपए में से ए के पास कितना जा रहा था, 5 रुपए, और आज कितना जाने लग रहा है, 4 रुपए, ठीक है। और वैसे ही इस 12 रुपए में से यदि सी नहीं आता तो बी के पास पहले कितना जा रहा था, 7 रुपए, और आज चूंकि सी आया है तो इस 12 में से बी को कितना मिलने लग रहा है, 4 रुपए। तो दोनों को कम मिल रहा है ना, और इस कम मिलने के कारण ही सी ने ए और बी को 2,20,000 रुपए दिए, ताकि जो भी आपको लॉस होगा ना, या हो रहा है, क्योंकि 1:1:1 में डिवाइड करेंगे हम पैसे को, तो जो आपको लॉस हो रहा है उस लॉस की भरपाई के लिए मैं आपको 2,20,000 दे रहा हूं। तो एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि जो 2,20,000 रुपए है ना, इसको आपस में ए और बी किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जिस रेशो में इन लोगों को लॉस होने लग रहा है या जिसने यूनिट का इनको लॉस हो रहा है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ऐसे सोचो कि भाई ए को कितना मिलना था, तो आप बोलेंगे 5 यूनिट, पक्की बात, कितना मिलना था, 5 यूनिट, जबकि मिला कितना, 4 यूनिट। तो ए का सही मायने में लॉस कितने का है, 1 यूनिट का। वैसे यदि मैं बी की बात करूं तो उसको पहले मिलना कितना चाहिए था, 7 यूनिट,
पर चूंकि सी आया जिसके कारण पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ 4 में, है ना, मतलब तीनों को ही 4 यूनिट 4 यूनिट 4 यूनिट मिलने लग रहा है, तो 7 यूनिट की जगह बी को कितना मिला? 4 यूनिट। तो इसको भी लॉस हुआ कितने का? 3 यूनिट का। तो सही मायने में जो इनको ए और बी को लॉस हुआ है वो हुआ है 1:3 यूनिट का। और हमसे यही पूछा गया है कि ए और बी किस अनुपात में, है ना, इसको जो राशि है ना उसको सही मायने में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो किस में करेंगे? 2,20,000 को 1:3 में। आई बात समझ? फिर से मैं समझाता हूं। अब यदि कोई पूछे कि भाई 2,20,000 में से ए के कितने और बी के कितने, तो आप सीधा सीधा सोचो पैसा कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है? सही मायने में 4 यूनिट, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2,20,000। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 55,000। तो 1 यूनिट यदि 55,000 है तो ए को कितना मिलेगा? 1 यूनिट मतलब 55,000, और बी को कितना मिलेगा? 3 यूनिट मतलब 1,65,000। तो जो 2,20,000 रुपए हैं उसमें से 55,000 ले जाएगा ए, और 1,65,000 जो बचा हुआ अमाउंट है वो ले जाएगा बी। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि आपको रियल में आंसर चाहिए कि 2,20,000 में किसके पास कितने रुपए जाएंगे तो वो भी निकाल लिया, या आपको बताना है कि 2,20,000 किस रेशो में डिवाइड होगा तो वो भी निकाल लिया। राइट? उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे से समझ आया होगा। एक बार मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए स्टोरी बहुत ही सिंपल है। स्टार्टिंग में है 2 लोग जिनके नाम है ए और बी। वो घर से लाए 25 और 35,000 रुपए। ओके, 25,000 और 35,000 रुपए। और उन्होंने डिसाइड किया है कि जो पैसा है वो हम अपना कैपिटल का जो रेशो बनने लग रहा है उसी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है ना? कौन सा पैसा? प्रॉफिट वाला। राइट? तो भाई हमने देखा कि 25,000 और 35,000 रेशो क्या बनता है, तो आप बोले 5:7। इसका मीन ये है कि ये जो कैपिटल का रेशो है यही सही मायने में काम करेगा प्रॉफिट का। पक्की बात? तो हम अपनी तरफ से एक प्रॉफिट मान लिए, और जब अपनी तरफ से मानना होता है तो कुछ ऐसी चीज हम मानते हैं जिसपे हम कैलकुलेशन बहुत इजी वे में कर सके। तो मैंने 5 और 7 को जोड़ा और मान लिया कि 12 रुपए इन केस प्रॉफिट होता है। तो उस 12 रुपए में से 5 रुपए जाएंगे ए के पास और 7 रुपए जाएंगे बी के पास। पक्की बात? पर चूंकि इस बिजनेस के बीच में आ गया सी, जिसने कहा कि हम जो पैसा है ना वो इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम करेंगे इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट, इसीलिए मैं आ रहा हूं। और इस एवज में जो आपको लॉस होने लग रहा है इसके लिए मैं आपको पे कर रहा हूं 2,20,000 पहले ही। ठीक है? तो उस 2,20,000 को एग्जामिनर पूछ रहा है कि किस रेशो में ए और बी डिवाइड करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जो उनको लॉस हो रहा होगा, जो बिजनेस में उन्होंने पहले सोच रखा था और अब होने लग रहा होगा, इस बीच में जो उनको लॉस होगा उस रेशो में ये जो नया पैसा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। पक्की बात? तो हमने ये देखा कि भाई 12 रुपए अब इस रेशो में ना जाके 1:1 में जाएंगे, मतलब 3 बराबर पार्ट में जाएंगे, तो वो बनेंगे 4 रुपए 4 रुपए 4 रुपए। तो हम सीधा सीधा सोचे कि पहले ए को मिल रहा था 5, अब मिलेगा 4, तो लॉस होगा 1 का। वैसे ही बी को पहले मिल रहा था 7, अब मिलेगा 4, तो लॉस होगा 3 का। तो सही मायने में जो ओवर 2,20,000 रुपए मिले हैं, सी ने जो पे किए हैं वो हम इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। राइट? और डिस्ट्रीब्यूशन किया तो हमें पता चला ये अमाउंट ए और बी के पास जाएगा। ऐसे ढेरों क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन से डरना नहीं है, इन क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि यदि आप ऐसे क्वेश्चन समझेंगे एक तो आपका माइंड डेवलप होगा, दूसरी चीज आज की डेट में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आने लगे जो स्टोरी बेस्ड है। यदि इस पे आप काम करेंगे, चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा मैथ्स, और साथ में वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप क्लियर करना चाहते हैं। राइट? देखिए जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये पटवारी एग्जाम में पूछा गया है। इसकी लैंग्वेज जो है उसको बड़े ध्यान से समझिए। इसमें लिखा है ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ए एक कार्य को बी से 9 दिन कम समय में पूर्ण कर देता है। इस कार्य को पूरा करने में अकेले ए को कितने दिन लगेंगे, यह हमसे जानना चाहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कार्य क्षमता लिखा आए तो समझ जाइएगा इसका कहीं ना कहीं मतलब टाइम से, और टाइम और कार्य क्षमता मतलब एफिशिएंसी, इन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है। रिलेशन होता है, टाइम जो होता है वो रिसिप्रोकल होता है, या एफिशिएंसी जो होती है टाइम के रिसिप्रोकल होती है, ऐसा कुछ भी बोलिए, है ना। आपस में दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मतलब जो टाइम का रेशो होगा उसका जस्ट उल्टा एफिशिएंसी का होगा, या फिर जो एफिशिएंसी का रेशो होगा उसका जस्ट उल्टा टाइम का होगा। ठीक? अब जैसे हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें लिखा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। इसका मीन ये है ए और बी के बीच एक रेशो है, और वो रेशो है कार्य क्षमता मतलब एफिशिएंसी का। और सामने वाला कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। तो जब भी ये दुगनी टाइम्स ऐसा लिखा है तो आप उस वैल्यू को हमेशा मानिए 1, मतलब बी की एफिशिएंसी है 1 यूनिट, तो ए की एफिशिएंसी उससे डबल, मतलब कितनी, दुगनी मतलब 2। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया 2:1। तो
तो फिर आप जानते हैं क्योंकि जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा काय का रेशियो होता है, टाइम का। तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, 1:2। अब सामने वाला कह रहा है कि ए को बी से 9 दिन कम समय लगते हैं, और हमारे हिसाब से यूनिट के भी आप पे देखा जाए तो कितना यूनिट कम लग रहा है, 1 यूनिट। और ये 1 यूनिट ही असली में क्या है, 9 दिन। मतलब 1 यूनिट बता रहा है 9 दिन। तो हम जानते हैं ए को समय लगता है 1 यूनिट और बी को समय लगता है 2 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 9 है। मतलब ए को समय कितना लग रहा है, 9 दिन, और बी को उसी काम को करने में कितना समय लगेगा, 2 यूनिट। 1 यूनिट 9 तो 2 यूनिट 18। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है कि ए उस काम को करने में कितने दिन लेगा, तो 9 दिन आंसर है। बी उस काम को करने में कितने दिन लेगा, तो 18 दिन लेगा। और आप देख भी रहे हैं बी और ए के बीच में जो दिनों का अंतर है वो भी कितना आ रहा है, 9, और वही हमको दे रखा था, है ना। तो इस तरीके से चीजों को सेट किया जाता है। मेन इंपॉर्टेंट सिर्फ एक चीज है, और वो क्या है कि टाइम का जो रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो होता है। बस ये बात आपको पता है तो आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, कैसी भी लैंग्वेज आएगी, आप धीरे धीरे उस पर काम करना सीख जाएंगे। जैसा कि आपने देखा ये क्वेश्चन है एवरेज स्पीड का, पर एवरेज स्पीड का ये जो क्वेश्चन है इसको मैं सॉल्व करूंगा विदाउट फॉर्मूले से। बुक्स और बहुत से टीचर्स इस क्वेश्चन में यूज करते हैं फॉर्मूले का। जब क्वेश्चन में कम डेटा होता है या फिर चीजें छोटे वे में पूछी जाती हैं तब तो ये फॉर्मूला सही है, और जब चीजें थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं तो ये फॉर्मूला जो है वो डायरेक्ट आपको आंसर वैसा नहीं दे पाता जितने जल्दी हमें चाहिए होता है। तो आइए जरा सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर इसका वो सॉल्यूशन देखते हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करके आना है। आइए, इसमें लिखा है एक आदमी ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। एक व्यक्ति है जो ए से बी जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी से ए वापिस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापिस आता है, और वापस आ रहा है बी से ए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो पूरी यात्रा की हमें औसत चाल ज्ञात करनी है। तो हमें बताना है कि इस पूरी जर्नी में उसको एवरेज स्पीड क्या मिल रही है। तो इस क्वेश्चन को मैं समझाने के लिए थोड़ा सा यहां पे चीजों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक व्यक्ति है जो ए पॉइंट से चला है बी पॉइंट के लिए, और उसको जो स्पीड मेंटेन किया उसने जाने में वो किया है 20 किलोमीटर पर आवर का। ठीक है, बिल्कुल सही। और बी से जब ए आया है तो उसने अपनी स्पीड रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे बोला गया है कि जाने और आने में टोटल एवरेज स्पीड क्या मिली। बात समझ आ रही है? तो जब भी ध्यान रखिएगा एवरेज स्पीड पे बेस्ड क्वेश्चन आए तो एक जो फॉर्मूला एवरेज स्पीड का वो दिमाग में सेट करके रखिए। क्या? एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे कि आप जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वैसे ही बस इतना ध्यान रखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस हम क्या करेंगे कि यहां पे चूंकि ए से बी तक का कोई डिस्टेंस तो दिया नहीं है ना, तो हम अपने मन से एक डिस्टेंस सेट करेंगे। और जब अपने मन से किसी चीज को मानना होता है तो हम हमेशा मानते हैं क्या, एलसीएम। तो हम देखेंगे कि यहां पे जो संख्याएं लिखी है 20 और 30, इसका एलसीएम क्या होगा। तो पता चलेगा 20 और 30 का एलसीएम होता है 60। तो हम मान लेंगे ए से बी की बीच की दूरी है 60 किलोमीटर। ठीक, अब ऐसे सोचो कि यार 60 किलोमीटर की दूरी है किसकी, इन दो पॉइंट के बीच की, और यदि जाने में आपने ये स्पीड मेंटेन की है तो ओवरऑल टाइम कितना लगा हुआ। तो आप बोलेंगे 60 किलोमीटर की दूरी इस स्पीड से आप तय करोगे तो 3 घंटे जाने में लगेंगे। अब वैसी बात यदि मैं आने की करूं तो टोटल जो डिस्टेंस है वो तो 60 किलोमीटर है, आने में भी 60 किलोमीटर आना होगा, और इस स्पीड से आप जब चलोगे तो टोटल टाइम कितना लगेगा। तो आप बोलोगे 60 में 30 का डिवाइड करोगे तो बी से ए की तरफ आने में लगेंगे 2 घंटे, जाने में 3 घंटे, आने में 2 घंटे। अब चूंकि हमें पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो भाई टोटल डिस्टेंस, तो बच्चे टोटल डिस्टेंस का मीन समझो, जाना और आना। तो 60 गया और 60 आया तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 120, और टोटल टाइम तो भाई 3 घंटे जाना और 2 घंटे आना, तो टाइम कितना लगा 5। तो जस्ट इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो आंसर आएगा 24 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस पूरी जर्नी में हमको एवरेज स्पीड या फिर औसत चाल क्या मिली है, 24 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन बहुत छोटा है, मुझे भी पता है, पर जो मैंने सिखाना था ना उस पर आपको फोकस करना है।
अब बुक्स इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करती हैं, उनका कहना है कि जब भी एवरेज स्पीड पे बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप ये फॉर्मेट लगा दीजिए 2ab अपॉन a प्लस बी। यहां पे अभी जब वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 30 और यहां पे 20 प्लस 30, तब भी आप पाएंगे कि यही आंसर आएगा 24 किलोमीटर पर आवर। पर मैं इस फॉर्मूले के साथ इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि जब दो स्पीड आएंगी, सिर्फ उधर जाना और उधर से वापस इधर आना, तब तक तो ये फॉर्मूला ठीक है। और जब चीजें इससे बड़ी होने लगेंगी तब इस टाइप के जो हम फॉर्मूले लगाते हैं उसमें कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है, जो आगे मैं कहीं दूसरे वीडियो में आपको चीज दिखाऊंगा। तो आप समझ पाएंगे मैंने फॉर्मूले बेस्ड क्यों नहीं करा और इस पे मैंने क्यों फोकस किया। तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, बात आप अच्छे तरीके से समझोगे। फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, ये वाले एवरेज स्पीड के बेसिक फॉर्मूले को, जो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जस्ट उसके अकॉर्डिंग हमने चीजों को सेट किया और आंसर आ गया। जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन भी पूछा गया पटवारी एग्जाम में। मेन इंपॉर्टेंट इसकी लैंग्वेज है और जो चीजें सेट करके एग्जाम में क्वेश्चन बनाया है उस पर मैं धीरे धीरे डिस्कस करूंगा। जैसा कि इस लैंग्वेज में लिखा है, जिल और जेक 2 दर्जन ब्रेड को एक साथ मिलकर 10 मिनट में सेक सकते हैं। यदि जेक अचानक बीमार पड़ जाता है तो जिल को उसी कार्य को करने में 20 मिनट लगते हैं। जेक को अकेले उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा यदि जिल उसे सहयोग देने से इनकार करते? राइट। कहानी कुछ ऐसी है कि 2 व्यक्ति हैं जिनके नाम है जिल प्लस जेक, और यदि ये दोनों मिलके काम करते हैं तो उस काम को करने में लेते हैं 10 मिनट। और काम क्या है, तो आप बोलेंगे 2 दर्जन ब्रेड बनाना, ठीक। और यदि कौन, जेक काम करने नहीं आता और जिल अकेला आता है तो इसी काम को करने में जिल को लग जाते हैं फिर 20 मिनट, क्योंकि वो बीमार हो गया था, है ना। तो हमसे पूछा गया है कि मान लो जिस दिन जिल नहीं आया और जेक को ये काम करना हो तो इसी काम को करने में कितना समय लगेगा। बात समझ रहे हो? तो ऐसा करा करो, इस टाइप के क्वेश्चन में जब इस टाइप का इंफॉर्मेशन दिया हो ना तो सबसे पहले काम माना करो। और काम तो आप कह सकते हो दे रखा है 2 दर्जन ब्रेड बनाना, तो उस काम को नहीं लेंगे। जब भी क्वेश्चन के अंदर टाइम दिया रहे तो अपने हिसाब से काम सेट किया करो। जब अपने हिसाब से कोई सी चीज सेट करना होती है तो हम लेते हैं एलसीएम। तो 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 20। तो हम मानेंगे कि 20 यूनिट है वर्क, और उस वर्क को यदि 2 लोग मिलके करते हैं तो लेते हैं 10 मिनट, और उसी वर्क को यदि जिल अकेला करता है तो लेता है 20 मिनट। समझ रहे हो ना? तो हम जानते हैं ये क्या दे रखा है, टाइम, और ये दे रखा है वर्क। और अब हमें निकालना होगी एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, वर्क अपॉन टाइम। तो जस्ट हम वर्क में टाइम को डिवाइड कर देंगे, तो वर्क ये है और टाइम ये है, डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और वर्क ये है टाइम ये है तो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। इसका मतलब ये है कि एफिशिएंसी आ गई जिल प्लस जेक की मिला के 2, और जिल की कितनी है? 1। अब ऐसे सोचो, यदि इन दोनों की मिला के एफिशिएंसी 2 है और इसकी एफिशिएंसी 1 है, तो फिर जो बचा होगा, और बचा है क्या है, देखो जिल और जेक की 2 और जिसमें से जिल की 1, तो जेक की कितनी रही होगी? 1। तो सिंपल सी बात है, हम समझ गए कि जेक की एफिशिएंसी क्या है? 1 यूनिट पर मिनट। और हमसे यही इस क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई बताओ, इस काम को यदि जेक को करना हो और जिल यदि साथ ना दे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो हमें पता है जेक काम करेगा, काम करना है 20 यूनिट, और काम किस रफ्तार से करेगा? जो उसकी एफिशिएंसी है, और एफिशिएंसी क्या है? तो आप बोलेंगे 1 यूनिट पर मिनट। तो जस्ट इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 20 मिनट। मतलब जो जेक है वो इसी काम को करने में टोटल कितने मिनट लेगा? 20 मिनट, यदि वो अकेला काम करेगा तो ये क्वेश्चन जो सेट किया गया था सिर्फ 2 चीजों के लिए किया गया था। एक तो जानबूझ के नाम ऐसे दिए गए ताकि आपको कंफ्यूजन बना रहे और कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर जाएं, पहली चीज। और दूसरी चीज जो आपको देखना है वो सर स्पीड मेंटेन करना है। किस क्वेश्चन में चूंकि नाम अजीबोगरीब है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं जो आप सॉल्व ना कर सके, पर ऐसे क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपका कुछ समय बेकार करने के लिए, ताकि आप नाम में कंफ्यूज रहें और कहीं ना कहीं अपना स्पीड को डाउन कर लें। तो उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे किस तरीके से चीजें सेट हो रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन आया है पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में। क्वेश्चन में लिखा है ए एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी 16 दिनों में। उन्होंने इस काम को करने के लिए 6000 रुपये तय किए। सी की सहायता से उन्होंने इस काम को 6 दिनों में पूरा किया।
बी का हिस्सा कितना है। कहानी कुछ ऐसी है कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, यदि वो इस काम को करता है तो 12 दिन लेता है, और बी इसी काम को करता है तो वो लेता है 16 दिन। पर इन्होंने 6,000 रुपये में उस वर्क को पूरा करने का एक मतलब पक्का किया कि उस काम को करेंगे 6,000 रुपये में, और वो एक किसी तीसरे व्यक्ति को भी लेके आए जिसका नाम है सी, और ये तीनों मिलके उस काम को कर दिए हैं 6 दिन में। तो हमसे पूछा गया है कि बताइए जो बी नाम का व्यक्ति है उसको इस 6,000 में से कितने रुपए मिलेंगे। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो ऐसे करिएगा, ए किसी काम को करने में लेता है कितने दिन, तो आप बोलेंगे 12 दिन, और उसी काम को बी करने में कितने दिन लेता है, तो आप बोलेंगे 16 दिन, और तीनों मिलके यदि उसी काम को करते हैं तो कितने दिन में हो जाता है वो काम, तो आप बोलेंगे सिर्फ 6 दिन में। ठीक, तो सबसे पहले हमको ना एक काम मानना पड़ेगा, और काम मतलब इन तीनों का एलसीएम, क्योंकि ये क्या है, समय है, और समय का हम ले लेते हैं एलसीएम। तो आप जानते हैं 12, 16 और 6 का एलसीएम आएगा 48, और जस्ट इस 48 में डिवाइड कीजिए 12 से तो आएगा कितना 4, और 48 में 16 से डिवाइड कीजिए तो आएगा कितना 3, और 48 में 6 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा 8। ये क्या है 438, ये एफिशिएंसी है, मतलब कार्य क्षमता है ना, क्योंकि हमने क्या किया, वर्क में डिवाइड किया समय का, है ना, वर्क में डिवाइड किया टाइम से, तो क्या मिला हमें एफिशिएंसी। ये ए की एफिशिएंसी है, बी की है, और ये तीनों की मिला के। अब ऐसे सोचो, तीनों की मिला के एफिशिएंसी इतनी है, और जिसमें ए की इतनी है और बी की इतनी है, तो मैं यदि कहूं ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है मिला के, तो आप बोलेंगे 7, और टोटल तीनों की मिला के 8। तो सिंपल सी बात है, जो एक्स्ट्रा एक दिखने लग रही है ना, तीनों की मिला के 8 है और इन दोनों की मिला के 7 है, तो तीसरे वाले की कितनी रही होगी 1। तो हम ये निकाल लिए। अब यदि मैं बोलूं कि एफिशिएंसी का रेशो क्या है, मतलब ए, बी और सी, इन तीनों की एफिशिएंसी का रेशो क्या है, तो आप बोलेंगे ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की 3 है, और सी की कितनी है 1। तो एफिशिएंसी का रेशो आ गया ये। अब मैं जो कहने जा रहा हूं उस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब भी किसी क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4 कितने ही लोग, और यह वो सभी लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक साथ में काम करें, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग होगा। क्या कहा मैंने, जब भी स्टार्टिंग से एंड तक लोग साथ में मिलकर काम करते हैं तो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग होता है ना। जैसे जो ज्यादा ताकतवर होगा वो सिंपल सी बात है ज्यादा पैसा ले जाएगा, और जो लूज पर्सन होगा, धीमे काम कर रहा होगा, उसको कम पैसा मिलेगा। तो हम जानते हैं क्योंकि इस काम को ए, बी और सी ने मिलके साथ में किया है और काम हुआ है 6 दिन में कंप्लीट, और हम उनकी एफिशिएंसी निकाल लिए हैं, वो आ रही है 4:3:1, मतलब पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन इस एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग होगा। तो हम यदि यूनिट के बिहाफ पे देखें तो सही मायने में कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो आप बोलेंगे 8 यूनिट हुआ है ना, और असली में कितना हुआ है 6,000। तो 1 यूनिट कितना होगा, तो आप बोलेंगे 6,000 डिवाइडेड बाय 8। और हमें किसका निकालना है, बी को कितना पैसा मिला, तो बी को मिला है 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू है 6,000 बाय 8, तो हमें 3 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं 3 × 6,000 डिवाइडेड बाय 8। तो जस्ट इसको हम सॉल्व करेंगे, 6 होता है 18 डिवाइडेड बाय 8, तो जस्ट इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी होता है 12, है ना, 8 दूनी होता है 16, सॉरी 8 से करना है डिवाइड, 8 दूनी 16, 20 बचा है ना, तो 8 पंचे कितना बचा, 8 दूनी 16, 2 बचा, 8 दूनी फिर से 16, ठीक है, फिर 4 बचा, तो कितना हुआ 8 पंचे 40। तो ये आंसर आ गया 2250, राइट। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है, और ये क्वेश्चन जो है सिर्फ इसलिए बनाए गए थे कि आप एफिशिएंसी फर्स्ट निकालें और उस एफिशिएंसी के ब्याज पे पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। यदि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, वो क्या, कि पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा जब भी लोग स्टार्टिंग से एंड तक साथ में काम करेंगे तो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग होगा, इसीलिए क्वेश्चन को सेट किया गया था। लगता है मुझे आपको समझ आया होगा, चीजें आपसे बहुत अच्छे से बन पा रही होंगी। देखिए, जैसा कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं डेयरी फेडरेशन के एग्जाम में पूछा गया है। इसकी लैंग्वेज में लिखा है 5 लड़के और 2 लड़कियां एक साथ काम करते हुए 1 लड़के और 1 लड़की के 4 गुना काम को करते हैं। मतलब एक पार्टी है जिसमें 5 लड़के और 2 लड़कियां हैं, यदि उनका तुलना या कंपेयर किया जाए दूसरी पार्टी से जिसमें कि 1 लड़की और 1 लड़का है, तो कहा गया है कि पर्टिकुलर टाइम में जो बड़ी पार्टी है ना, जिसमें 5 लड़के और 2 लड़कियां हैं, वो 4 गुना ज्यादा काम कर लेते हैं। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है 1 लड़के और 1 लड़की की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमको गर्ल्स और बॉयज या बॉयज और गर्ल्स कुछ भी बोलिए, उसका रेशो पता करना है। ठीक है, देखिए
जब भी ऐसा फर्स्ट जो लैंग्वेज लिखा हुआ है ना, जब भी इस टाइप का लैंग्वेज लिखा है तो आप समझ जाइएगा यहां पे बन रही है एक इक्वेशन, ठीक है, जिसमें फर्स्ट पार्टी में 5 बॉयज और 2 गर्ल्स हैं और सेकेंड पार्टी में 1 बॉय और 1 गर्ल है, ठीक। साथ ही साथ हमको आंसर देना है काय में, अनुपात, मतलब कि रेशो के फॉर्म में। और जब भी हमें आंसर रेशो, परसेंटेज, फ्रैक्शन, है ना, या सही भिन्न, है ना, P/Q के फॉर्म इस टाइप में देना होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा हमको जो रियल वैल्यू होती है उसको जानने की कोई जरूरत नहीं। यहां पे रियल वैल्यू से मतलब ये है कि जो 5 बॉयज और 2 गर्ल्स हैं, आखिर वो काम को कितने दिन में कर रहे हैं, या 1 बॉय 1 गर्ल उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, या फिर वो काम कितने यूनिट है ना, या फिर समझ रहे हैं, इस टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन हमें जानने की जरूरत इसलिए नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें आंसर काय में देना है, रेशियो में। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि कहा गया है कि यदि कितने 5 बॉयज और 2 गर्ल्स, यदि इनका ग्रुप आता है किसी काम को करने में और किसी काम को करता है, ठीक है, और यदि उसी काम को करने 1 बॉय और 1 गर्ल इनका ग्रुप आता है, तो ये पार्टी है ना, इस पार्टी से 4 गुना ज्यादा काम कर लेती है पर्टिकुलर समय में। यही लिखा है ना लैंग्वेज में, जैसे कि 5 लड़के और 2 लड़कियां एक साथ काम करते हुए 1 लड़के और 1 लड़की के 4 गुना काम को करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में, है ना। ये वाली पार्टी इस वाली पार्टी के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा काम करती है। तो हमेशा समझ जाइएगा जब भी इस टाइप का लैंग्वेज या इंफॉर्मेशन लिखा है तो यहां पे कंपेयर हो रहा है इन 2 पार्टीज के बीच में। और ये पार्टी चूंकि कितना ज्यादा काम करती है, 4 गुना। अब चूंकि हम बराबर का साइन लगा रहे हैं, इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, तो 4 का इंटू किसके साथ होगा, इस वाली पार्टी के साथ। तो आप पाएंगे कि यहां पे क्या है 5b, और 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4b। तो इस 5b में से जब 4b जाएगा तो कितना आएगा सर, ओनली b, है ना, ओनली क्या आएगा b। वैसे सर जब 4 का इंटू 1g में करेंगे तो 4g आएगा, और इसमें से 2g को उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 2g। बस फिर b अपॉन में ये g नीचे आ जाएगा, तो ये कितना बन गया 2/1। तो यही हमें निकालना था कि भाई बॉयज और गर्ल्स, लड़का और लड़की के बीच कार्य क्षमता का अनुपात क्या है। तो ये हमारी कार्य क्षमता का अनुपात निकल गया, एफिशिएंसी का रेशो, जो कि आने लग रहा है 2:1। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करिएगा। ये सब कुछ जो क्वेश्चन है वो डिपेंड कर रहा है इस लैंग्वेज और इस इक्वेशन, कुछ भी बोलिए उसके ऊपर। तो इस लैंग्वेज को पहले अच्छे से समझिएगा, इसको बहुत अच्छे से बनाइएगा, जस्ट उसके बाद इसको सॉल्व करना है, आंसर आ ही जाता है, ठीक। जैसा कि आपने इस क्वेश्चन में रीड किया, इस क्वेश्चन में भी हमें निकालना है एवरेज स्पीड, पर प्रॉब्लम थोड़ी सी फिर से वही, क्या, लैंग्वेज, क्योंकि यहां पे टाइम की कुछ कहानी आ गई है। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें लिखा है एक आदमी ए से बी 29 किलोमीटर पर आवर की चाल से 29 मिनट में पहुंचता है, ठीक है, और बी से सी 39 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 29 मिनट में पहुंचता है, ठीक। तो औसत चाल हमको ज्ञात करनी। कहानी कुछ ऐसी है कि एक व्यक्ति है जो ए से बी जाने लग रहा है 29 मिनट में, और किस स्पीड से, तो आप बोलेंगे 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ओके। फिर बी से सी फिर जा रहा है अगले 29 मिनट में, और इस बार स्पीड है 39 किलोमीटर पर आवर की। और हमें निकालना है कि पूरी जर्नी में ए से लेके सी तक जाने में एवरेज स्पीड क्या मिली। जब भी एवरेज स्पीड निकालना हो तो मैंने हमेशा कहा है क्वेश्चन में बस आप जो स्पीड है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दिए गए डिस्टेंस और टाइम पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। पर जब टाइम या डिस्टेंस अलग अलग हो तो सर उसका जो रेशो है उसको जरूर मैनेज करना होगा। यही एवरेज स्पीड की खासियत है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि भाई जो टाइम है उसका मैं रेशो देखता हूं क्या बन रहा है। तो आप पाएंगे रेशो बन रहा है 1:1। तो इससे मैं कह सकता हूं क्या कि अपने मन से, जैसे हमेशा हम क्या करते थे, जब भी स्पीड दी होती थी और हमें एक डिस्टेंस मानना होती थी, हम इसका एलसीएम ले लेते थे और कह देते थे कि वो डिस्टेंस मान ली, ठीक है, जो एलसीएम आता था। अब चूंकि इस बार हमें एक टाइम मानना है, क्योंकि ये तो आप समझ रहे हैं ए से बी की जो डिस्टेंस होगी वो अलग होगी और बी से सी की जो डिस्टेंस होगी वो अलग होगी, तो हम डिस्टेंस तो नहीं मान सकते एलसीएम लेके, बात समझ रहे हो। तो इस बार हमें एक टाइम मानना होगा, और जब हमें कोई सी चीज मानना होती है तो हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। इसलिए मैं चूंकि बस मुझे टाइम जो भी मैं मानूंगा उसका जो मुझे रेशो होगा वो यही मैनेज करना होगा,
क्योंकि 29 मिनट यहां लगा है, 29 मिनट यहां लगा है, तो इसलिए मैंने अपने मन से एक टाइम मान लिया 1 आवर, कि ए से बी तक जाने में 1 आवर लगे और ऐसे बी से सी तक जाने में 1 आवर लगे। अब आप ऐसे सोचो, यदि मैं 1 आवर मान रहा हूं तो सिंपल सी बात है, यदि 1 आवर इधर मान रहा हूं तो 1 आवर इधर ही मान सकता हूं, क्योंकि रेशो वही का वही आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करें हैं कि ए से बी तक जाने में यदि 1 घंटा लग रहा है और 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, तो टोटल डिस्टेंस कितनी तय करोगे, तो आप बोलोगे 29 किलोमीटर। वैसे बी से सी यदि आप 1 घंटे में जा रहे हो, डिस्टेंस आप स्पीड आपकी ये है, तो डिस्टेंस कितनी कवर करोगे, 39 किलोमीटर। जस्ट आप जानते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी 29 प्लस 39, और टोटल टाइम तो 1 घंटा ए से बी और 1 घंटा बी से सी, तो आप पाएंगे ये हो रहा है 9 दूनी 18 68 आएगा, है ना, और ये आ जाएगा 2, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 34 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, चीजों को किस तरीके से मैंने मैनेज किया है आप समझ पाए होंगे। एक बार मैं फिर से समझाता हूं, क्वेश्चन में लिखा है ए से बी इस स्पीड से जा रहे हो इतने मिनट में, बी से सी इस स्पीड से जा रहे हो इतने मिनट में। तो हम क्या किए हैं, क्योंकि इस बार आप देख रहे हैं स्पीड ये है और टाइम कुछ दे रखा है, तो मैंने क्या बोला था, जब भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आए और वहां पे डिस्टेंस या टाइम दिया हो तो वो वाला बिल्कुल मत मानना, जो दिया है अपने मन से सेट करना। और इस बार हमें डिस्टेंस सेट नहीं करना है, इस बार हमें टाइम सेट करना है, और बस ध्यान ये रखना है कि जो यहां रेशियो बनने लग रहा है वही रेशियो वहां से बनाना है। तो हम अपने मन से टाइम माने हैं 1 आवर, और सिंपल सी बात है रेशियो 1:1 ही बनने लग रहा है, तो हम मान लेंगे 1 घंटा यहां से यहां जाने लगा, 1 घंटा यहां से यहां जाने में लगा, और उसमें आपने कितना डिस्टेंस तय किया आप समझ ही जाएंगे। यदि इस स्पीड से चलेंगे इतनी देर तो इतनी डिस्टेंस तय होगी, वैसे ही जब आप इस स्पीड से चलेंगे इतनी देर तो आपको ये डिस्टेंस तय हो जाएगी। जस्ट उसके बाद आप जानते हैं एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जस्ट आंसर आना ही आना है। तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, चीजें आपसे बन पा रही होंगी और आप बहुत अच्छे से चीजों को सीख भी रहे होंगे। ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, इसकी लैंग्वेज में लिखा है ए और बी साथ में एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले से 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए रोजाना केवल आधे दिन के लिए काम करे तो ए और बी एक साथ काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक, कहानी कुछ ऐसी है कि भाई लैंग्वेज में लिखा है ए और बी यदि स्टार्टिंग से एंड तक काम करते हैं तो इस काम को करने में लगते हैं कितने दिन, 24 दिन। ठीक, और यदि अकेला बी इसी काम को करता है तो वो लेता है कितने दिन, 30 दिन। ठीक, और फिर कहा गया है क्या कि यदि ए रोजाना केवल आधे दिन के लिए काम करता है, ठीक, तो ए और बी एक साथ काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मतलब काम तो करने आ रहे हैं ए और बी, पर ए उसमें डेली हाफ डे वर्क करेगा बस। तो इस तरीके से बताना है काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हमें काम निकालना होगा जो आएगा 24 और 30 के एलसीएम से, जो कि है सर 120 यूनिट। ठीक, उसके बाद हमें एफिशिएंसी निकालना होगी जो हम यहां पर लिखते हैं, और कैसे निकलेगी, 120 में डिवाइड कीजिए 24 का तो आप पाएंगे 5 आएगी। वैसे 120 में डिवाइड कीजिए 30 का तो ये आएगी 3 चौक 12, है ना, 4। ठीक, अब ऐसे सोचो ए और बी की मिला के एफिशिएंसी 5, जिसमें बी की है 4, तो ए की कितनी रही होगी, तो ए की एफिशिएंसी आएगी 1, है ना। अब ऐसे सोचो ए जो है एक दिन काम करने तो आ नहीं रहा है, मतलब एक दिन का मतलब पूरे दिन तो काम करने आ नहीं रहा है, वो तो आ रहा है हाफ डे काम करने, तो उसकी एफिशिएंसी भी कितनी लगेगी, फिर हाफ ही लगेगी। और काम करने कौन आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे दोनों आ रहे हैं ए प्लस बी। तो सिंपल सी बात है, काम है 120, दोनों साथ में मिलकर करेंगे, पर ए जो है हाफ डे करेगा तो उसकी एफिशिएंसी भी हाफ यूज होगी, और बी चूंकि फुल डे करेगा तो उसकी फुल एफिशिएंसी यूज होगी। समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि ये वर्क है और ये एफिशिएंसी है। क्योंकि आप जानते हैं जब भी टाइम निकालना होता है तो हम इस फॉर्मेट का यूज करते हैं, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो जस्ट मैं इसमें पुट कर रहा हूं, तो आप जस्ट इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व होगा, ये 120 डिवाइडेड बाय 4 दूनी 8 और 1 9/2, है ना। तो जस्ट 2 ऊपर पहुंच जाएगा, यह जाएगा 240 डिवाइड में 9। इसको काट दीजिए तो यह जाएगा किससे काट दूं, 3 से काट देता हूं, है ना। 3 8 24, 80/3, और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 26 2/3 डेज। मतलब ए और बी जिसमें ए हाफ डे काम करेगा तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 26 सही 2/3 दिन में। राइट, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करिएगा। सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है वर्क, फिर होता है एफिशिएंसी, और फिर जैसी लैंग्वेज है
बस उसके अकॉर्डिंग समझ जाइए। इस बार निकालना था टाइम, तो हमने करा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क ऊपर लिखा, एफिशिएंसी भाई जो व्यक्ति हाफ डे काम कर रहा है उसकी हाफ एफिशिएंसी, और जो फुल डे कर रहा है उसकी फुल, और जो कि दोनों साथ में आ रहे हैं काम करने, तो दोनों की साथ में मिला के जस्ट इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 26 2/3 डेज। कब? जब ए और बी साथ में काम करेंगे, जिसमें ए हाफ डे करेगा। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। देखिए जैसा कि ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल का है, इसमें लिखा है ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी 20 दिनों में। दोनों 6 दिन के लिए काम करते हैं तो शेष कार्य है। कहानी कुछ ऐसी है कि ए जो है किसी काम को करने में ले रहा है 15 दिन और बी इसी काम को करने में लेता है 20 दिन, और इन दोनों ने मिलकर काम किया है 6 दिन। तो हमसे बोला जा रहा है कि शेष काम अब क्या है, मतलब काम जो है वर्क कितना रिमेनिंग रह गया है ना। और आंसर जब भी आप देखेंगे तो फ्रैक्शन में आ रहे हैं, है ना, बटे के फॉर्म में आ रहे हैं, सही भिन्न के फॉर्म में या P/Q के फॉर्म में आ रहे हैं। ओके, सबसे पहले आप काम निकाल लीजिए। 15 और 20 का एलसीएम 60। इस 60 में 15 से डिवाइड कीजिए 4, और इस 60 में 20 से डिवाइड कीजिए 3। ये बच्चे क्या है? एफिशिएंसी। अब ऐसे सोचो कि दोनों मिलके काम करते हैं कितने दिन में, मतलब दोनों मिलके काम किए हैं कितने दिन? 6 दिन। तो एक दिन में कितना काम करते हैं? जितनी उनकी एफिशिएंसी है। तो दोनों मिलके एक दिन में काम करते हैं 7 यूनिट, और उन्होंने काम किया 6 दिन तक। तो सही मायने इसको हम सॉल्व कर देंगे। 6 से ही कर देता हूं मैं, तो ये होगा 6 × 18 और ये 10 टाइम्स जाएगा। तो बस हमें पता चल गया रिमेनिंग वर्क कितना है, 3/10। तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, और इस तरीके से ही हमें चीजों को बनाना है। ठीक, जैसे कि ये क्वेश्चन भी पुलिस कांस्टेबल का ही है। इसकी लैंग्वेज में लिखा है P और Q किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। P अकेले काम का 1/5 हिस्सा 12 दिन में पूरा कर सकता है। Q अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। कहानी कुछ ऐसी है कि A और B यदि स्टार्टिंग से एंड तक साथ में काम करते हैं तो वो काम होता है 20 दिन में कंप्लीट। ठीक है ना, P और Q नाम है, A और B नहीं है, P और Q है। ठीक है, और कहा जा रहा है कौन? P काम का 1/5 भाग, है ना। तो इसको बड़े ध्यान समझिएगा, 1/5। ठीक है, उस काम का 1/5 कितने दिन में करता है? तो 12 दिन लिखा है। ठीक है, तो हमें ना एक हिस्सा निकालना। एक हिस्सा मतलब 1 पार्ट, 1 पार्ट मतलब कंप्लीट वर्क, है ना, टोटल इंटायर वर्क। तो उसको करने में कितना टाइम लगेगा? 5 को उधर पहुंचा दीजिए, तो आएगा कितना? 60 दिन। बस यही इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, इसीलिए क्वेश्चन सेट किया गया। तो हम समझ गए P यदि उस काम को पूरा करेगा तो कितना टाइम लेगा? 60 दिन। क्योंकि सोचिए ना, 1/5 में लेता 12 दिन, तो एक काम को करने में, एक हिस्से को करने में कितने दिन लेगा? तो 5 को उधर पहुंचा दिया, 60 आ गया। तो हम समझ जाएंगे P लेगा कितने? 60 दिन। अब सबसे पहला काम हमारा होता है वर्क को फाइंड आउट करना, तो 20 और 60 का एलसीएम 60। फिर अगला काम होता है एफिशिएंसी को निकालना, तो इसकी एफिशिएंसी 3 आएगी और इसकी 1 आएगी। ये आप समझते ही हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम यूज कर रहे हैं किसका? टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी का। क्योंकि इस बार एफिशिएंसी निकालना थी तो टाइम नीचे आ गया, तो वर्क में डिवाइड किया टाइम का, ये वर्क है, ये टाइम है, ये एफिशिएंसी मिल गई, है ना। तो इस तरीके से अब हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में कि यदि Q अकेला काम करेगा तो इस काम को करने में कितना समय लगेगा। तो काम है 60 यूनिट और Q, तो ऐसे सोचो P और Q की मिला के एफिशिएंसी कितनी है? 3, और जिसमें P की कितनी है? 1, तो Q की कितनी रही होगी? भाई दोनों की मिला के 3 है, जिसमें P की वैल्यू 1 है, तो Q की 2 रही होगी, तभी तो 3 आया होगा, है ना। तो Q की एफिशिएंसी कितनी है? 2 यूनिट पर डे, है ना। तो बस ये काम है, इसमें Q की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा 30 डेज। मतलब यदि Q अकेला काम करेगा स्टार्टिंग से एंड तक तो उसको टोटल टाइम कितना लगेगा? 30 डेज, 30 दिन। ये क्वेश्चन सेट किया गया था सिर्फ और सिर्फ इसके लिए। जो इस काम को बहुत अच्छे से कर लेगा उसको ये क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, चीजें आपसे बन पा रही होंगी। देखिए इस क्वेश्चन को आप रीड किए होंगे तो इसमें मेंशन है कि आपको निकालना है एवरेज स्पीड, और यहां पे जो स्पीड दी गई है वो 4 दी गई है। तो इस क्वेश्चन को कैसे मैनेज करना होगा आइए सीखते हैं। इसमें लिखा है 4 शहर A, B, C और D किसी वर्ग के कोनों पर स्थित हैं और वर्ग की भुजा 100 किलोमीटर है। एक आदमी A से B 10 किलोमीटर प्रति घंटे, B से C 20 किलोमीटर प्रति घंटे, C से D 30 किलोमीटर प्रति घंटे और D से A 40 किलोमीटर प्रति घंटे जाता है।
पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। कहानी क्या है मैं आपको थोड़ा अपने शब्दों में समझाता हूं। एक वर्ग है मीन स्क्वायर और उसमें टोटल 4 कोने हैं ए बी सी और डी, और क्वेश्चन में दिया है कि जो वर्ग की भुजा है, मतलब चाहे ए से बी मान ले, चाहे बी से सी मान ले, चाहे सी से डी मान ले, चाहे डी से ए मान ले, क्योंकि भुजा वर्ग की मतलब स्क्वायर की साइड आपस में इक्वल होती हैं, आप जानते ही हैं। और वो क्वेश्चन में मेंशन है 100 किलोमीटर। और एक व्यक्ति ए से बी जा रहा है किस स्पीड से, तो उसमें लिखा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर बी से सी जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर सी से डी जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इसके बाद डी से ए आ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर ये सब इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है और क्वेश्चन वाला ये चाहता है कि आप बताएं ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। जब आप आए हैं तो आपको एवरेज स्पीड क्या मिली। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं एक बात, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे वो होता है सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिए। जब भी आपके पास स्पीड दी हो ना, तो क्वेश्चन में दिए गए डिस्टेंस और क्वेश्चन में दिए गए टाइम को मत यूज करो। क्या कहा मैंने, जब भी किसी क्वेश्चन में आपको स्पीड दे रखी हो और एवरेज स्पीड चाहिए हो, तो क्वेश्चन में जो डिस्टेंस और टाइम दिया हो उसको यूज मत कीजिए, कैलकुलेशन बढ़ता है। तो फिर बात आती है कि यदि हम डिस्टेंस और टाइम को यूज नहीं करेंगे तो फिर सॉल्व कैसे होगा। तो हमें कहना चाहूंगा कि बस जो आपको स्पीड दी हो ना, इसके बिहाफ पे आप एक डिस्टेंस सेट कर लो। और कैसे सेट करोगे मैं आपको समझाता हूं। 10, 20, 30 और 40 का एलसीएम क्या होता है, तो आप बोलेंगे 120। तो आप ना 120 मानो ए से बी की डिस्टेंस। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमको ना ए से बी में कितना टाइम लगा ये निकालना है। तो आप 100 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो 10 घंटे आ जाएगा। इवन जब आप बी को सी से टाइम निकालोगे, बी से सी में जाने में कितना समय लगा, तो 100 में डिवाइड करोगे 20 का तो भी आ जाएगा 5 आवर। पर जब आप सी से डी का टाइम निकालोगे तो 100 में डिवाइड करोगे 30 का, तो ये आएगा 10/3। फ्रिक्शन के फॉर्म में आ रहा है। तो इसलिए ना मैं कहता हूं हमेशा कि जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालना हो और क्वेश्चन के दिए अंदर स्पीड दे रखी हो, तो आप क्या करिए, क्वेश्चन में दिए गए डिस्टेंस और टाइम को बिल्कुल यूज मत कीजिए, एक डिस्टेंस खुद ही सेट कीजिए। तो आपने डिस्टेंस को सेट किया 10, 20, 30 और 40 की, वो क्या है ये 120 किलोमीटर। तो आप ऐसे सोचो कि टोटल डिस्टेंस क्या होगी, यहां से यहां जाना 120, यहां से यहां जाना 120, यहां से यहां जाना 120 और यहां से यहां आना 120, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 480। और टोटल टाइम निकालना है तो ऐसे निकालो 120, ये 100 नहीं मानना, फिर समझ गए ना आपको, मैंने कहा ना क्वेश्चन में दिए गए डिस्टेंस और टाइम को बिल्कुल यूज नहीं करना। बस क्वेश्चन में दी गई जो स्पीड है उससे हम एक डिस्टेंस सेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम टाइम देख लेंगे। अब 120 किलोमीटर आप जाओगे इस स्पीड से तो कितना टाइम लगेगा 12 घंटे। वैसे ही जब आप 120 किलोमीटर जाओगे बी से सी और इस स्पीड से तो कितना टाइम लगेगा 6 घंटे। और वैसे ही जब आप सी से डी जाओगे 120 किलोमीटर इस स्पीड से तो कितना टाइम लगेगा 4 घंटे। और वैसे ही जब आप डी से ए आओगे इतनी डिस्टेंस, ठीक है, इस स्पीड से तो टाइम कितना लगेगा 3 घंटे। तो टोटल टाइम कितना लगा 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25। तो ये हमने लिख दिया टोटल टाइम। जस्ट इसको सॉल्व करना है तो 5 से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 से करेंगे तो 5 नमा की होता है 45, है ना, फिर 30 आ जाएगा, 5 6 30 और फिर ये आ जाएगा 5। जस्ट ये आंसर है किलोमीटर पर आवर। देखिए फिर से मैं कह रहा हूं, यदि आपको स्पीड मैनेज करना है पेपर हॉल में, तो जो मैं आपको सॉल्यूशन सिखा रहा हूं, जिस तरीके से आपको चीजों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। एक बार मैं फिर से समझाता हूं। यहां पे क्या था, 4 स्पीड दे रखी थी और आपको एक डिस्टेंस भी बता रखी थी। फिर एग्जामिनर चाहता था कि आप टोटल एवरेज स्पीड बताएं क्या आ रही है पूरी जर्नी की। तो हमें पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक बात मैंने आपको सिखा रखी, जब भी स्पीड दी हो और एवरेज स्पीड जानना चाहे तो उस क्वेश्चन में दिए गए डिस्टेंस और टाइम का बिल्कुल यूज मत करो। बस क्या करो, जो भी स्पीड दे रखी है उसका एलसीएम लो,
और जो भी एलसीएम आए बस उतनी एक डिस्टेंस मान लो, और उस एलसीएम वाली जो डिस्टेंस है ना उसमें आप डिवाइड करो उसी स्पीड का, तो जिससे आपको पर्टिकुलर टाइम मिल जाएंगे। और बस इस फॉर्मेट में आप रख दो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 120 इधर, 120 इधर, 120 इधर और 120 इधर, तो टोटली 480, 480। और टाइम तो 12 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, तो सभी टाइम को लिखा 25। जस्ट इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया 96/5। पेपर हॉल में कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना और कोई एक्स्ट्रा ऐसा वर्क नहीं करना जिससे अपना कैलकुलेशन बढ़ जाए। और वो 100 किलोमीटर जो क्वेश्चन में टाइम दिया था वो जानबूझ के दिया गया था ताकि चीजें फ्रिक्शन के फॉर्म में आए और बच्चे का कैलकुलेशन डाउन हो। और हमें पता है हमें एवरेज स्पीड निकालना है, तो हमें फॉर्मेट पता है, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस अपने मन से सेट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग टाइम सेट करेंगे, क्योंकि जो ये रेशियो होता है ना ये सही आना चाहिए। बस आप कुछ भी वैल्यू माने आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है, देखिए ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे लिखा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, मतलब ए का जो एफिशिएंसी है वो 2 टाइम्स ज्यादा है बी से। ओके, फिर कह रहा है ए एक कार्य को बी से 9 दिन कम समय में पूर्ण करता है। सिंपल सी बात है, हम समझते भी हैं जिसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा उसको समय कम लगेगा। तो दूसरी लाइन में हमको बोल रहा है कि ए जो है ना बी से 9 दिन कम लेता है किसी काम को कंप्लीट करने में। ठीक, तो इस कार्य को पूरा करने में अकेले ए को कितने दिन लगेंगे? तो इनका पूछने का मतलब ये है कि यदि ये काम किससे कराएं, सिर्फ ए से, तो आखिर इस काम को करने में ए को टोटल लगेंगे कितने दिन? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करिएगा, है ना। ये आया पटवारी एग्जाम में, है ना। तो जरा इधर देखिए भाई, 2 व्यक्ति हैं जिनके नाम है ए और बी। एग्जामिनर ने पहली लाइन में ही क्लियर लिख दिया है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, मतलब एफिशिएंसी दे रखी है ए की दुगनी है या ए की डबल है या ए की 2 टाइम्स है ना बी से। इसका मतलब ये यदि इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी कितनी है बच्चे, 2। तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 2:1। और मैंने आपको बताया है जब कोई व्यक्ति किसी एक काम की बात कर रहा होता है या फिर हम बात कर रहे होते हैं किसी एक काम की और उसको 2 लोग अलग अलग तरीके से कर रहे होते हैं, है ना, तो जो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा क्या होता है, टाइम का रेशियो। जो भूल गए वो यहां से समझ लो, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, टाइम इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और ये कहा था यदि वर्क कॉमन हो, वर्क कॉमन का मतलब जो काम ए करने लग रहा है वही काम यदि बी करने लग रहा है, तो चूंकि दोनों को टाइम अलग लगेगा तो जिसका टाइम ज्यादा होगा उसका एफिशिएंसी, मतलब जिसका टाइम ज्यादा होगा उसका एफिशिएंसी कम होगा, या जिसका एफिशिएंसी कम होगा उसका टाइम ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना, एफिशिएंसी भाई सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति धीरे धीरे काम करेगा उसको समय ज्यादा लगेगा और जो व्यक्ति तेज करने लगेगा उससे समय भी कम लगेगा। सही है कि नहीं? तो वही चीज हम समझ गए कि एफिशिएंसी का रेशियो 2:1, तो सर टाइम का रेशियो क्या होगा, 1:2। मतलब हम कह सकते हैं ए को 1 यूनिट समय लग रहा है तो बी को कितना लग रहा है, 2 यूनिट। जबकि क्वेश्चन में अगली लाइन में लिखा है सेकंड वाली में क्या कि भाई जो ए है ना वो 9 दिन कम लेता है, किससे, बी से, और हमारे हिसाब से कितने दिन कम ले रहा है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको सर, 9 डेज को। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए बताओ टोटल कितने दिन लेगा, है ना। तो 1 यूनिट 9 दिन और यही 1 यूनिट तो ले रहा है ए किसी काम को करने, मतलब ए यदि अकेला करेगा काम तो कितने दिन लेगा, 9 दिन। और यही एग्जामिनर ने हमसे पूछा है, राइट। यदि ये पूछा होता कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा तो 2 यूनिट टाइम लेगा वो। सही है कि नहीं? और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 9, तो 2 यूनिट का कितना होगा बच्चे, 18। मतलब अकेले बी काम करेगा तो वो कितना समय लेगा, 18 दिन लेगा। और यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता क्या कि भाई ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन निपटाएंगे या कंप्लीट करेंगे, तो फिर कैसे निकालते? तो सर सबसे पहले हमें 9 और 18 का एलसीएम लेना होता, एक काम मानना पड़ता और काम हो जाता कितना, 9 और 18 का एलसीएम 18। और फिर हम डिवाइड कर देते किससे, इन दोनों की मिला के एफिशिएंसी से। तो दोनों की मिला के एफिशिएंसी क्या है, 2 इसकी 1 इसकी, मतलब 3 यूनिट पर डे। एक दिन में कितना काम करते, 3 यूनिट। तो 18 यूनिट करने में कितना लगता, 3 छंग 18, 6 दिन, है ना। तो जरा ध्यान समझिएगा, एग्जामिनर देखिए क्या पूछता हमें भी नहीं पता। इस क्वेश्चन में तो सिर्फ ये पूछा कि ए यदि इस काम को अकेला करेगा तो कितने दिन लगेंगे। यदि पूछता बी इसी काम को करने में अकेले करता इस काम को, तो अकेला इस काम को करने में कितने दिन लेता, 18 दिन। और यदि दोनों मिलके इसी काम को करते तो टोटल टाइम पीरियड कितना लगता, 6 दिन, है ना। तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करिएगा। मेन फंडा बस इसमें यही होता है, एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है उसका उल्टा टाइम का होता है।
और देखिएगा हमेशा रियल वैल्यू किस चीज की दी है और उसको कहां से कोरिलेट करना है, राइट। और यदि ये चीजें करना आप सीख गए तो क्वेश्चन भी इजी है, राइट। ये क्वेश्चन कंबाइंड ग्रुप 4 एग्जाम का है और इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही बेहतरीन है, इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, फिर इसको हम जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है टाइम एंड वर्क उसके साथ सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें लिखा है 8 पुरुष और 10 महिलाएं किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। 12 पुरुष और 12 महिलाएं उसी कार्य को 3 सही 1/2 दिन में कर सकते हैं। 2 पुरुष और 7 महिलाएं एक साथ इसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी इस टाइप की लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आए तो ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इक्वेशन मेथड से। और इक्वेशन कैसे लगेगी मैं आपको समझाता हूं। बस एक बात आप ध्यान रखिए, हमारा टाइम एंड वर्क में फॉर्मेट यही होता है, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। जैसे मान लीजिए मुझे वर्क निकालना है तो आप समझते ही हैं टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे एफिशिएंसी के साथ, तो ये फॉर्मेट बन जाएगा। अब ऐसे सोचो, एक पहली पार्टी है उसमें है 8 मेल और कितनी फीमेल, 12 फीमेल है ना, 10 फीमेल, ओके। और जो दूसरी पार्टी उसमें 12 मेल और 12 ही फीमेल है ना, 12 पुरुष और 12 महिलाएं हैं। तो काम तो एक ही कर रहे हैं, पहली पार्टी को करने में लग रहे हैं कितने दिन, 5 दिन, और दूसरी पार्टी को इसी काम को करने में कितने दिन लग रहे हैं, 3 सही 1/2 दिन। तो हम क्या करेंगे, दोनों के काम को कर देंगे बराबर। और वो कैसे करना होगा, उनके द्वारा जो दिन लिए जा रहे हैं उसका मल्टीप्लाई कर देंगे एफिशिएंसी के साथ। और एफिशिएंसी किसकी, उस पार्टी की। एक मेल की एफिशिएंसी, एक पुरुष की एफिशिएंसी हम M मान रहे हैं, और एक फीमेल है ना, लेडीज महिला जो भी है उसकी एफिशिएंसी हम W मान रहे हैं, वुमेन। ठीक है, तो जस्ट हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि जो पहली पार्टी है ना उसको टोटल काम को करने में कितने दिन लग रहे हैं, तो आप बोलेंगे 5 दिन, ठीक है, और 5 दिन लग रहे हैं। और ऐसे सोचो 5 दिन में वो काम क्या कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे 5 इंटू, ठीक है, एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी में क्या है, तो 8 मेल है, 8 आदमी है, और कितने फीमेल है, 10 फीमेल है, वुमेन लिख देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये मैंने लिखा है क्या, टाइम, और ये क्या है, एफिशिएंसी। और टाइम इंटू एफिशिएंसी वही तो होता है सही मायने में वर्क। तो पहली पार्टी सही मायने में ये काम कर रही है, ठीक है, 8 आदमी और 10 ठीक है फीमेल, सही है। अब वैसे ही दूसरी पार्टी जो है वो काम कितने दिन में कर रही है, 3 सही 1/2, 3 सही 1/2, तो 3 दूनी 6 और 1 7/2 है ना। तो मतलब दिन कितने ले रहे हैं, 7/2। और काम क्या कर रहे हैं, तो आप जानते हैं काम 12 आदमी और 12 महिलाएं है ना, वुमेन लेडीज जो भी लिखा है, ये मिलके उस काम को करने लग रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये लिखा है मैंने क्या, टाइम, और ये उन सब की मिला के एफिशिएंसी। फिर से मैं कह रहा हूं, एक पुरुष की एफिशिएंसी हम M माने हैं और एक वुमेन महिला की एफिशिएंसी हम W माने। तो 12 मेल है इसलिए ये एफिशिएंसी हो जाएगी, और उसके साथ ही काम कर रही है 12 वुमेन, तो उनकी एफिशिएंसी हो जाएगी, और पूरी मतलब जो ग्रुप है उसकी मिला के एफिशिएंसी हो जाएगी। ऐसा ही मैंने इस तरफ किया और ऐसा ही सेम मैंने इस तरफ किया। जस्ट इसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहां से हमें मेल और फीमेल है ना या वुमेन की एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो 2 का मल्टीप्लाई मैं यहां करूंगा तो 10 हो जाएगा, और फिर 10 का मल्टीप्लाई यहां करूंगा तो ये हो जाएगा सर 80M प्लस कितना 100W इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये आएगा 84M प्लस 84W। जस्ट हम देखेंगे 84 में से 80 जाएगा तो यहां बचेगा 4M, और 84 इधर आएगा तो 100 में से 84 जाएगा तो ये आएगा 16W। ठीक, इसको इससे काट देंगे तो यह जाएगा कितना W/M इक्वल टू, सही है ना। तो ये 4 जो है वो नीचे जाएगा, तो हम बोल सकते हैं यह जाएगा 1/4। मतलब एक वुमेन और एक मेन की एफिशिएंसी आ गई, इसकी वुमेन की 1 और मेल की है ना 4। ठीक, अब ऐसे सोचो कि सबसे पहले हमें काम निकालना होगा, तो काम कैसे निकालेंगे, ये सही मायने में वर्क ही तो है, तो यहां से हम वर्क कैलकुलेट कर लेंगे। वुमेन की जगह 1 रखेंगे और मेल की जगह 4 रखेंगे है ना। तो जस्ट यहां रखते हैं, तो 5 8 इंटू एक मेल की एफिशिएंसी कितनी है 4, और वैसी एक फीमेल की एफिशिएंसी कितनी है वुमेन की 1, तो 10 इंटू 1। जस्ट इसको सॉल्व करेंगे, 8 चौक होता है 32, 32 और 10 42, मतलब ये आ रही है 5 इंटू 42। तो ये क्या आ गया, ये आ गया सही मायने में टोटल वर्क। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि हमें क्या निकालना है, टाइम किसका, जब काम करें कौन, 2 पुरुष 2 मेल और कितनी फीमेल 7 वुमेन। यदि काम करेंगी ये वाली पार्टी
तो कितने दिन लगेंगे निकालना। तो ऐसे सोचो, काम तो ये है, क्योंकि हम जानते हैं जब टाइम निकालना तो फॉर्मेट क्या आता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क क्या रहेगा, 5 × 42, और एफिशिएंसी किसकी, इस पूरे ग्रुप की। तो जिसमें 2 मेल है और 1 मेल की एफिशिएंसी कितनी है, 4, और 7 W मतलब उसकी कितनी एफिशिएंसी, 1, तो 7 × 1। तो ये पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी आ गई। जस्ट इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 5 × 42 और इसको आप करेंगे तो 4 दूनी 8 और 7 ही हो गया 15। तो 5 से 15 जाएगा 3 बार, 3 से 42 को अपन डिवाइड करेंगे तो जाएगा 14 डेज। मतलब यदि इस काम को इस ग्रुप से कराओगे जिसमें 2 मेल और 7 वुमेन है ना, या फीमेल है, तो वो उस काम को करने में लगाएंगे 14 डेज, 14 दिन, राइट। तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। ये क्वेश्चन जो सेट किया जाता है सिर्फ और सिर्फ इस लैंग्वेज पे काम करने के लिए किया जाता है। और इस लैंग्वेज को कैसे सॉल्व करना है, बस वर्क इक्वल टू होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। टाइम किसका, उस ग्रुप का या उस पार्टी का या उन सभी लोगों का जो समय ले रहे हैं उस काम को कंप्लीट करने में, और एफिशिएंसी किसकी, उस पूरे ग्रुप की मिला के। तो ये वर्क हो गया, और उस वर्क को कैलकुलेट किया हमने दूसरे वर्क के बराबर रखकर, ठीक है। और जस्ट उसके बाद एफिशिएंसी निकाल ली, है ना, मेल फीमेल की, है ना, मेल वुमेन की, और उसके बाद आप समझ रहे हैं वर्क निकालने के बाद जिस पार्टी से काम कराना है उसके अकॉर्डिंग हमने टाइम निकाल लिया। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना होता है, ये समय लेता है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज पे बना है, और दूसरी चीज इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो सॉल्व तो ऐसे ही करना होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। ये क्वेश्चंस कुछ बड़े होते हैं जो आपका समय बेकार करते हैं, पर सॉल्व ऐसे ही करिएगा। थैंक यू।